अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? चलिए 9th फिजिक्स बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जो न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है उसी से मुताल्लिक हम कंप्लीट सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। वेलकम बैक गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ बोर्ड पर मैंने ऑलरेडी तीनों न्यूमेरिकल्स लिख लिए हैं और मैंने क्वेश्चन नंबर की जो सीक्वेंस लिखी है वो भी आपके मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके मॉडल पेपर का है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके मॉडल पेपर का है, ये तीन न्यूमेरिकल्स सबसे पहले करेंगे और उसके बाद फिर बोर्ड रब करेंगे और रिमेनिंग जो तीन न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी इसी वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैं पढ़ रहा हूँ और गौर से सुने इसे आप। What is the mass of a solid iron wrecking ball? अब यहां एक बात तो क्लियर है कि हमें मास निकाल कर देना है। किसका मास निकाल के देना है? सॉलिड आयरन wrecking बॉल। इसका मतलब क्या होता है? एक ठोस लोहा जिसे हम कहते हैं उसे हम कह सकते हैं सॉलिड आयरन, ठीक है। व्रैकिंग कहते हैं तबाही मचाने वाला, यानी एक ऐसा बॉल जो किसी पर भी पड़े तो उस पर कैसे असरअंदाज हो, तबाही मचा दे। यानी बहुत भारी, बहुत रिजिड और बहुत सख्त किस्म का सॉलिड आयरन व्रैकिंग बॉल है जिसका मास आपको निकाल कर देना है। तो सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं कि रिक्वायर्ड क्या है, हमें निकाल कर क्या देना है। मैंने यहां पर देखें लिखा है रिक्वायर्ड है हमारे पास मास ऑफ सॉलिड आयरन व्रैकिंग बॉल। तो हम सिंपली लिखते हैं यहां m, यानी हमें मास निकाल कर देना है। अच्छा, अब हमें दिया क्या गया है? आपसे कहा गया ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत लिखा था, इसे मैंने करेक्ट कर लिया है। अब यहां देखें जो रेडियस दिया गया है वो हमें कितना बताया गया? 18 सेंटीमीटर। तो मैं यहां डेटा लिखता हूं और डेटा में शामिल कर देता हूं कि भाई हमारे पास जो रेडियस है आयरन व्रैकिंग बॉल का वो क्या है? हमारे पास रेडियस मौजूद है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए वेरी सिंपल कि बस आपको कन्वर्जन याद होनी चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीटर बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो मीटर बड़ा हुआ। तो याद रखो जब बड़े यूनिट पे जाना हो तो हमें वैल्यू को छोटा करना होता है। तो हम वैल्यू को छोटा हमेशा से डिवाइड करके करते हैं। तो हम यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इस 18 को 100 से डिवाइड कर दूँ तो रिजल्ट हमें मिलेगा 0.18 मीटर। ये अब हमारा रेडियस मीटर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। आगे कहा गया इफ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी को हम रॉ के सिंबल से यूज करते हैं। ये है आपके पास डेंसिटी का सिंबल और डेंसिटी आपको दी गई है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ग्राम से अगर हमें किलोग्राम पे जाना पड़ता है तो हम 7.8 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के, ठीक है। ये कन्वर्जन्स अगर आपको याद हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। किलोग्राम बड़ा यूनिट है, आप बड़े यूनिट पे जाने के लिए हमेशा से वैल्यू को छोटा करते हो और इसका मतलब आप यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर दोगे। 7.8 को मैंने 1000 से इसलिए डिवाइड किया ताकि ग्राम जो है वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। ये तो हो गई बात इस ग्राम को कन्वर्ट करने वाली बात। अब जो नीचे क्यूबिक सेंटीमीटर है इसे भी आप मीटर क्यूब में लेके जाएंगे। अब आपको जैसे एक तो पहले यहाँ पर हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना होता है हम 100 से डिवाइड करते हैं। अब यहां भी आपने सेंटीमीटर से मीटर में ही जाना है तो आप 100 से डिवाइड कर दें, लेकिन यहां लिखा हुआ है क्यूब, यानी 3 टाइम्स 100 से डिवाइड कर दें तो आप भी लगा देंगे क्यूब, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको रिजल्ट मिलेगा 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपकी जो डेंसिटी है वो ऐसा यूनिट के अंदर, स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है जो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी का यूनिट। अच्छा, अब क्या करना है भाई? देखिए हमें मास निकालने के लिए कहा गया था। अब मास निकालने के लिए सोचें क्या करना चाहिए। डेंसिटी का कोई फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और ये बात अगर आप गौर करें, जो डेंसिटी दी गई है
उसमें देखिए मास का यूनिट ग्राम और वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम बराबर होता है डेंसिटी के। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही तो यूनिट बनते हैं। तो अब हमने देखें, अगर हमने मास निकालना है तो हम डेंसिटी की फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। मैं यहां पर पहले एक काम करता हूं, यहां लिख रहा हूं सिंपली कैलकुलेशन, ठीक है। अब कैलकुलेशन की हेडिंग डालने के बाद मैं वो फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूं जिसकी मदद से मैं मास निकालूंगा। डेंसिटी बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम के। अब आपको अगर मास निकालना है तो आप इस फॉर्मूले में से मास को अलग कर दो। मास को जब आप अलग करोगे तो मास को आप यहीं पर रहने दोगे, वॉल्यूम यहां डिवाइड हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके डेंसिटी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेंसिटी हम मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम के साथ ताकि हम क्या निकाल सकें, मास निकाल सकें। और गौर करें सवाल के अंदर, क्या आपके पास वॉल्यूम है? वॉल्यूम हमारे पास नहीं है। इसका मतलब हम इस फॉर्मूले को तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास वॉल्यूम हो। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूं। क्लियर? मैं यहां पर सबसे पहले हेडिंग डाल रहा हूं फॉर वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के निकालने के लिए हम कर रहे हैं आगे सॉल्यूशन। तो मैंने लिखा फॉर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला यूज कर रहा हूं V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये है हमारे पास फॉर्मूला। सारी वैल्यूज यहां पुट करें, यहां से आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। देख लीजिए 4/3 हमारे पास एज इट इज रहा। पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है, मैं यहां लिख दूंगा। रेडियस हमारे पास 0.18 मौजूद है तो 0.18 आपने लिख दिया और क्यूब अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे और इस सिंपल कैलकुलेटर से बहुत आसानी से हो जाएगा, तो यहां से आने वाला जो वॉल्यूम है 0.024 मीटर क्यूब, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आ चुका है। दूसरी बात, डेंसिटी हमें क्वेश्चन के अंदर ही दी गई थी, तो डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों को यूज करके हम इस फॉर्मूले की मदद से मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो स्पेस है इसमें इंशाल्लाह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखें भाई, मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं भाई, मास, ठीक है। मैंने इक्वेशन नंबर 1 को यहां यूज किया है। स्पेस कम होने की वजह से मैं नहीं लिख रहा इसके ऊपर कि पुटिंग ऑल अबव वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। आप लोग चाहें तो ये लिख लीजिएगा और उसके बाद फिर ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। अब आपके पास डेंसिटी कितनी मौजूद है? डेंसिटी हमारे पास मौजूद है 7800 और वॉल्यूम हमने कितना निकाला था 0.024। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा मास 187.2 किलोग्राम, ठीक है। मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं इन केस अगर आप को मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा छोटी भी दिख रही है तो मैं बोल भी रहा हूं ताकि मेरी बात सुनकर आप समझ पाएं कि यहां पर सर ने क्या लिखा है। 187.2 और यूनिट क्या होगा मास का? यूनिट आएगा आपके पास किलोग्राम। याद रखो, न्यूमेरिकल में जब कभी जो भी वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करने के लिए दी गई हैं उसे निकालने के बाद यूनिट लिखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो 0.5 मार्क्स आपके कम कर दिए जाएंगे आपके क्वेश्चन में, ठीक है। चलें, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 8 और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन मैं पहले पढ़ लेता हूं, उसके बाद फिर हम सवाल को करते हैं। कहा गया अ सिलेंडर कंटेन्स 60 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, तो मैं यहाँ एक रफ सा सिलेंडर बना लेता हूं। अब ये हमारे पास लेट्स से कि एक सिलेंडर मौजूद है, ठीक है। ये है हमारे पास एक सिलेंडर। कहा गया एक सिलेंडर कंटेन्स 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। इसके अंदर हवा मौजूद है और उस हवा का वॉल्यूम कितना मौजूद है 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने लिख लिया कि हमारे पास लेट्स से कि यहाँ तक जो है हमारे पास हवा मौजूद है और इस वक्त यहाँ पिस्टन कहीं लगा हुआ है जिसे हमने क्लोजली टाइट कर दिया। तो ये है आपके पास वॉल्यूम जिसे मैं लिख सकता हूँ V1। वॉल्यूम हमारे पास कितना मौजूद है 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर V1 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर क्यूब और साथ साथ हम यहाँ डेटा में इस वॉल्यूम V1 को शामिल कर देते हैं। वॉल्यूम आपके पास मौजूद है V1 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर क्यूब। आगे कहा गया ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 140 किलो पास्कल। ये किलो है और ये पास्कल PA प्रेशर का यूनिट है, पास्कल, ठीक है। तो अब आप
प्रेशर कहाँ से अप्लाई करते हो? प्रेशर बेसिकली हम अप्लाई करते हैं थ्रू पिस्टन, ठीक है। जो हमने प्रेशर इस पे अप्लाई किया वो यहाँ से कहीं किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई हमारे पास जो प्रेशर मौजूद है P1 वो हमें दिया गया है 140 किलो पास्कल, ठीक है। यानी जितना आपने इसके कैप को टाइट किया तो आपने एक तरह से इसे इनक्लोज्ड कर दिया है प्रेशर के साथ। तो प्रेशर है P1 जो कि 140 किलो पास्कल हो गया, राइट। तो मैं यहाँ लिख लिया भाई हमारे पास P1 मौजूद है 140 किलो पास्कल। आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल इट्स वॉल्यूम बी? इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका मतलब यह हुआ कि रिक्वायर्ड में आपसे कुछ वॉल्यूम पूछा गया है और आफ्टर चेंजिंग सम प्रेशर, ठीक है। वो आगे पढ़ूंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई हमें वॉल्यूम निकालना है। पहले जो वॉल्यूम था वो V1 था, तो इसका मतलब मुझे वॉल्यूम 2 निकाल के देना होगा। और कहा गया कि ये जो वॉल्यूम आपने निकालना है वो कब निकालना है? व्हाट विल बी वॉल्यूम बी? क्या होगा वॉल्यूम? इफ इट्स प्रेशर ऑन इट इज इंक्रीज टू 420 किलो पास्कल। इसका मतलब इनिशियली प्रेशर कितना था? 140 से प्रेशर आपने बढ़ा दिया, बढ़ाकर आप उस प्रेशर को कहां तक लेके चले गए? 420 किलो पास्कल तक। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो जहां से आपने प्रेशर अप्लाई किया था आप वहीं से प्रेशर बढ़ाओगे। तो आपने प्रेशर लेट्स से कि ये बढ़ाकर, ये देखो बड़ा एरोहेड मैंने इसलिए बनाया ताकि पता लगे कि भाई ये है आपके पास P2 का प्रेशर, और P2 आपने कर लिया 420 किलो पास्कल। अब जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे तो ये कैप कुछ नीचे आ जाएगा, हम यहाँ तक कंसिडर कर लेते हैं, और ये प्रेशर यहाँ अप्लाई हो गया। तो अब आपने नोट किया जैसे ही आपने ऊपर से प्रेशर P1 से P2 बढ़ा दिया, वॉल्यूम कंप्रेस्ड हो गया एयर का। जब वॉल्यूम कंप्रेस्ड हो गया तो इनिशियल वॉल्यूम V1 था, अब वो कम होके हो गया यहाँ तक, जिसे हम V2 कंसिडर करते हैं, और ये आपको निकाल कर देना। और प्रेशर आपने P1 से P2 कितना इंक्रीज कर लिया था? 140 से 420 तक। तो आप यहां शामिल कर दो कि 420 किलो पास्कल हमारे पास प्रेशर 2 हो गया। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके बुक में मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके बुक में मौजूद है। और स्क्रीन पर देखें आपके बुक में किस चैप्टर का है क्वेश्चन और कौन सी वर्ड एग्जाम्पल है, ताकि आप इजीली अपनी न्यू फिजिक्स की बुक में आसानी के साथ उस चैप्टर में जाकर, उस यूनिट में जाकर उस क्वेश्चन को चेक मार्क कर लें। करवाने का मकसद यहाँ पर इसलिए है ताकि आपको वो क्वेश्चन अगर बुक में सही तरह समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो की मदद से आप उस क्वेश्चन को सही तरह से कर सकें, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? सिंपली यहां पर आपने हेडिंग डाल दी कैलकुलेशन, और हम यूज करेंगे बॉयल्स लॉ। तो मैं यहां हेडिंग लिख रहा हूं भाई, फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाला हूं मैं? बॉयल्स लॉ का यूज कर रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, फिर ठीक है। बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता है? जब हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन की बात करते हैं तो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बॉयल्स लॉ का। तो फॉर्मूला उसका होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। अब आपको V2 वॉल्यूम निकालना है। V2 को आप यहीं पर रहने दो, जो चीज़ आपको निकालनी है उसको आप वहीं पर छोड़ दें, बाकी सारी चीज़ें जो उसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं उसे दूसरी तरफ लेके चले जाएं। तो आप V2 को यहीं पर रहने दें, V2 आपने यहीं रहने दिया। P2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था V2 के साथ, तो वो वहाँ जाकर दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब ये आपके पास कंप्लीटली एक फॉर्मूला बन गया है। इस फॉर्मूले की मदद से हम आसानी के साथ V2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ देखें कैसे किया। P1 हमारे पास कितना है भाई? मैंने यहाँ लिख दिया 140 मौजूद है, 140 किलो, ठीक है। किलो का मतलब 1000। अच्छा, उसके बाद फिर आगे कहा गया V1 हमारे पास कितना मौजूद है? 60 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके अलावा P2 आपके पास कितना मौजूद है? 420 किलो पास्कल, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 420 किलो। सॉल्व करें, किलो से यानी 1000 से किलो कैंसिल हो गया। 140 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा। 140 1 जा 41, 143 जा 420, और उसके बाद 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है। और ये 0 एज इट इज। सॉल्व करने पे 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने V2 ये लिख दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास मौजूद है, अ बॉल ऑफ मास 400 ग्राम स्ट्राइक द बॉल ऑफ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है हमारे पास, ठीक है, उसका मास है 400 ग्राम, और वो जाकर दीवार पर, वॉल पर हिट करता है, स्ट्राइक, टकराता है जाकर।
कितनी वेलोसिटी के साथ? 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। तो मैं यहां लिख लेता हूं कि डेटा हमारे पास मौजूद है, मास बॉल का है गिवन 400 ग्राम, इसे कन्वर्ट कर दें 400 डिवाइड बाय 1000, लिख दिया 0.4 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी हमें दी गई है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मास और वेलोसिटी दोनों गिवन। रिक्वायर्ड क्या है? हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द बॉल। दीवार पर जब बॉल जाकर हिट करेगा और जब वो हिट करता है उस इंस्टेंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्या एनर्जी होगी जिस एनर्जी के साथ वो जाकर दीवार पे स्ट्राइक करेगा, और वो काइनेटिक एनर्जी आपसे निकालने के लिए कहा गया है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली रिक्वायर्ड पे यहां पर हेडिंग डाल दें, ठीक है। रिक्वायर्ड पे हम यहां लिख लेते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी हमें निकाल कर देनी है, तो K डॉट E हम इन शॉर्ट लिखते हैं। कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लो, 1/2 mv² होता है, 1/2 एज इट इज। मास हमारे पास मौजूद है 0.4, वेलोसिटी हमारे पास मौजूद है 4 का स्क्वायर, और यहाँ से जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हमारे पास 3.2 जूल्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आपके पास तीनों के तीनों न्यूमेरिकल सही अंदाज में सॉल्व्ड हो और जिसे आप अपने पास नोटबुक रजिस्टर के अंदर लिख सको। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 की जानिब। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपकी बुक में एज इट इज क्वेश्चन मौजूद नहीं है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 भी एज इट इज क्वेश्चन मौजूद नहीं है, लेकिन इससे एक रिलेट करता हुआ क्वेश्चन जरूर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपकी बुक में मौजूद है, तो लेकिन आपके पास बिगिन देन के प्लेटफॉर्म पर ये जो वीडियो है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स वेक्टर एफ। वो कह रहे हैं कि एक फोर्स का वेक्टर है और उसके कंपोनेंट्स जो कि एक्स और वाई के हैं उनकी वैल्यूज आपको बता दी गई, 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। तो अब पहले थोड़ा सा मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करता हूं ताकि आप सही तरह उस पॉइंट पर पहुंच सकें जो सिनेरियो इस न्यूमेरिकल में दिया गया है। अच्छा, अब हमारे पास किसी भी वेक्टर को हम ड्रॉ कब करते हैं? किसी भी वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हमने किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए हम करते हैं। लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट है और मुझे ये पता करना है कि ये कहाँ पर मौजूद है, तो मैं इसके अक्रॉस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, वो बना लेते हैं। अब आपको पता है ये है हमारे पास सिंपली एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास वाई एक्स। अब आपने इस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक वेक्टर आपने ड्रॉ किया फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर, जैसे हम नाम देंगे फोर्स का वेक्टर, ठीक है। ये अब आपके पास है एक फोर्स का वेक्टर। अब इस वेक्टर को जरा गौर करें, ये एक्स और वाई के मिड में है या विद इन द एक्सेस है, एग्जैक्ट मिड में ना भी हो तो विद इन द एक्सेस है, इनके बीच में है। तो अगर आपको इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसका टोटल रिजल्ट या मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप जरूर हेल्प लेंगे एक्स और वाई कंपोनेंट की। यही वजह है कि फोर्स के वेक्टर को निकालने के लिए जो कंपोनेंट्स गिवन है वो एक्स और वाई हैं। अब इन कंपोनेंट्स को हम बनाते कैसे? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर हमने इस बात को समझा था कि भाई हम किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बनाने के लिए हम उस वेक्टर को स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं उसके दो कंपोनेंट्स के अंदर। और वो कंपोनेंट्स हम कैसे बनाते हैं? वो कंपोनेंट्स हम इस तरह से बनाते हैं। ये है हमारे पास एफ एक्स और फिर हमने इस एफ एक्स की हेड पर एफ वाई की टेल को ज्वाइन किया और इसे कनेक्ट कर दिया रिजल्टेंट वेक्टर के हेड पर एफ वाई। ये है आपके पास वाई कंपोनेंट, एफ एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट। अब इन दोनों की वैल्यूज दे दी गई। मैं डायरेक्टली अब जा रहा हूं डेटा, फोर्स के वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट क्या दिए गए, 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। तो मैं लिख रहा हूं कि भाई मेरे पास पहले एक्स की बात हो रही है तो पहली वैल्यू भी एक्स की है,
Fx हमें कितना दिया गया है, Fx हमें दिया गया है 6 न्यूटन, और Fx क्या है ये मैंने लिख लिया। दूसरी बात, हमें वर्टिकल y कंपोनेंट जो दिया गया है वो दिया गया है 8 न्यूटन, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8 न्यूटन, और y कंपोनेंट को हम Fy कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये दो चीज़ें दी गई हैं, निकालना क्या है, निकालना क्या है, आगे पढ़ते हैं रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ, आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। तो मैं यहाँ रिक्वायर्ड की हेडिंग डालता हूँ, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर साथ में लिख भी दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये है आपके पास मैग्नीट्यूड जो आपको निकालना है। दूसरी चीज़ है हमारे पास डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई ये कितनी डायरेक्शन यानी किस एंगल पर है, 30 पर है, 40 पे है, 60 पे है, कहाँ पर है, तो आपने वो डायरेक्शन या उसका एंगल निकाल के देना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब आपको सही वे में न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखें, यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ कैलकुलेशन की। ठीक हो गया जी। अब सिंपल, आपके पास जब भी मैग्नीट्यूड निकालना होता है उसका बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है कि भाई हम अंडर रूट लेंगे, एफ एक्स का स्क्वायर करेंगे, एफ वाई का स्क्वायर करेंगे, और उनको सम करके उसका अंडर रूट ले लेंगे। मेरे पास एफ एक्स मौजूद है 6 न्यूटन, तो मैंने यहाँ 6 का स्क्वायर कर दिया। एफ वाई मेरे पास मौजूद है 8, यानी 8 का स्क्वायर कर दिया, राइट। स्क्वायर करने पे रिजल्ट क्या आएंगे, 6 का स्क्वायर यानी 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64, 36 प्लस 64, व्हाट डू यू थिंक, क्या आंसर है, अंडर रूट 100। तो मैंने यहाँ लिख दिया अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 100। 100 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये सॉल्व होके आएगा 10 न्यूटन। तो ये है आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने का बहुत बेसिक फॉर्मूला है, वो कैसे निकालेंगे भाई, tan का हम लेते हैं इनवर्स और एफ वाई अपॉन एफ एक्स कर देंगे। अब आपके पास एफ वाई की वैल्यू क्या मौजूद है, एफ वाई की वैल्यू आप देख लें, एफ वाई आपके पास 8 है, यहाँ लिख दें 8 डिवाइडेड बाय एफ एक्स आपके पास 6 है। जब आप इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो जब आप tan इनवर्स लेंगे 4/3 का, और रिजल्ट जो भी आएगा फिर वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 2 किलोग्राम ऑफ कॉपर रिक्वायर्स 2050 जूल ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर। ठीक है, अब हमारे पास कॉपर का एक ब्लॉक है, या कॉपर का किसी भी शेप में कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको 2 kg दिया गया। तो मैंने लिख दिया भाई मास हमारे पास है 2 kg, तो डेल्टा टी 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, और कितनी हीट आपने देनी है, 2050 जूल रिक्वायर्स हीट। इतनी हीट चाहिए होगी अगर आप किसी भी कॉपर के किसी भी कॉपर 2 किलोग्राम के कॉपर को अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हो, तो उस सूरत में आपको कितनी हीट देनी होगी, 2050 हीट देनी होगी। तो 3 चीज़ें हमारे पास आ गई, मास, हीट, मतलब मास, दूसरी चीज़ हीट, और तीसरी चीज़ चेंज इन टेम्परेचर। निकालना क्या है, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल। ठीक है, रिक्वायर्ड की हेडिंग डालते हैं, और ये आगे रिक्वायर्ड। भाई हीट कैपेसिटी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, आ गया भाई हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं हीट कैपेसिटी, और इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला याद रखो, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। चलिए, हीट हमारे पास है 2050, मास हमारे पास है 2 kg, टेम्परेचर चेंज कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, 102.5 जूल करके कुछ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास हीट कैपेसिटी हो गई। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉय इज डिगिंग अ होल विथ स्पेड ऑफ एज। बेलचा देखा है आपने, वो बेलचा लड़के के हाथ में है और वो कर रहा है जमीन पर खुदाई। तो उसके लिए कहा गया कि आपके पास जो बेलचा है उसका एरिया कितना है, उसका आगे का सरफेस एरिया बताया गया 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां लिख लेता हूं डेटा में, हमें गिवन एरिया क्या है, बेलचे का 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है तो आप 100 से हमेशा से डिवाइड करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो आप 100 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो 1.0 10 की पावर -5 मीटर का स्क्वायर हमारे पास आ गया एरिया। आगे कहा गया कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन ही इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। जब ये कितनी फोर्स लगाता है बेलचे से जमीन पर खुदाई करने के लिए,
और वो वैल्यू आपको फोर्स की दे दी गई 1000 न्यूटन, और कहा गया कि इसकी 1000 न्यूटन फोर्स लगाने पर अगर बेलचे का एरिया 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो प्रेशर कितना पड़ेगा जमीन पर। प्रेशर आपको निकाल के देना है क्वेश्चन मार्क, और इस पर हम हेडिंग डाल देते हैं कि रिक्वायर्ड कैलकुलेशन। बहुत बेसिक फॉर्मूला प्रेशर का यूज करेंगे। चलिए, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब आपको प्रेशर निकाल के देना है। जो हमारे पास फोर्स है 1000 न्यूटन, उसको हमने एरिया यानी 1.010⁻⁵ से डिवाइड किया 1.010⁸। अब ऊपर आपने देखा फोर्स है ना, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। नीचे क्या लिखा हुआ है एरिया, एरिया का यूनिट क्या होगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह आपके पास प्रेशर का यूनिट क्या आ जाएगा 1.010⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मॉडल पेपर के तमाम 6 के 6 न्यूमेरिकल्स को हमने आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप लोग इस न्यूमेरिकल को अपने एंड से भी सॉल्व करेंगे, तब जाके रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे तसल्ली दें कि आप अपना ख्याल रखेंगे। इसी तरह मेहनत करते रहें, मॉडल पेपर को सॉल्व ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मॉडल पेपर इस साल 2022 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफ़िज़।